हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। 7 बीपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए तो कि साउंड और वीडियो दोनों के दोनों क्लियर आ रहे हैं। तब तक जो है बाकी स्टूडेंट भी जो है ना जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे करेंट पैटर्न से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो अभी आने वाले एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको जो है ना अपने शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जिससे आपको जो है ना पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए। ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है जी, हर्ष कुमार, बढ़िया। क्वेश्चंस पेपर लेकर आया हूं। डीईओ का मतलब क्या होता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर 2026। अभी जो पेपर हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर 2026 का कुछ दिन पहले ही, तो उसी का पेपर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स का पोर्शन में लेकर आया हूँ। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं सभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है अपने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कूट वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। एग्जाम हॉल में आपको पैनिक ना होके कैसे शांत रहना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, उन सभी तरीकों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बातों को हम लोग जो है ना पॉइंट आउट करेंगे आज। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून आंसू। ठीक है, बढ़िया है, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, आ जाइए, सभी आ जाइए, फिर हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के बारे में और देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी सभी आ गए हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी की आधी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस किया गया है कि 3 संख्याओं में से जो पहली संख्या है, क्लियर है, वो दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की क्या है? आधी। ये 3 कंडीशंस हैं। 3 संख्या आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे केस में आपको पीछे से आना है। ठीक है, जैसे मान लो दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की क्या है? आधी है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक दूसरी संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या, और यहां पे मैं ले लेता हूं तीसरी संख्या। संख्या है, पहली संख्या को मैं यहां सेंटर पे लिख देता हूं। ठीक है, पहली संख्या। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे माना कि मैंने लिखा, माना कि दूसरी संख्या आपका क्या है? x है, और पहली संख्या की दूसरी की 2 गुनी, तो इसकी 2 गुनी तो ये क्या हो जाएगी? 2x। क्लियर है? और तीसरी की आधी है, इसकी 2 गुनी तो इंटू 2, और तीसरी की ये क्या? आधी है। आधी मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 4x, तभी तो इसकी आधी होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है। तो जब दूसरी संख्या x है तो पहली 2x हो गया, और तीसरी क्या हो जाएगी? 4x, तभी तो उसकी आधी आपका 2x हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या सभी को जी यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया। अब आगे देखिए क्या बोला है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है? 56। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एवरेज क्या होता है? एवरेज औसत इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? 2x, प्लस ये क्या हो जाएगा? 4x। कितने नंबर है? 3 संख्या है, तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 3। अब ये कितना है हमारे पास? ये है 56। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 56 इक्वल्स टू 4 2 6 और 1 7, 7x डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एकम 7 8 56, और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 3, यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 8 ये कितना हो जाएगा? 24। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 24। क्लियर हुआ?
ठीक है जी, x इक्वल टू 24, बढ़िया जी बढ़िया। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, सीधी सीधी चीजें पूछने की बजाय जो है ना आपको घुमा फिरा के पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपका समय बर्बाद करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या x है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 2x है और तीसरी संख्या 4x है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4x माइनस 2x इक्वल्स टू मिलेगा 2x इक्वल्स टू 2 गुणित ये कितना है आपके x पास 24, तो कितना मिल गया 24 दूने 48। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही है, ठीक है सही है, ठीक है बढ़िया, सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, ठीक है बढ़िया, ठीक है जी, सही एकदम सही बता रहे हो, ठीक है सही है। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं जाता हूं। ये भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर 2026 का ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे लिखने में फिर दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोला एक ट्रेन अपनी सामान्य गति में 12.5% की वृद्धि करती है। ये क्वेश्चंस करवाया हुआ हूं क्या? मैं नहीं करवाया हुआ हूं, ठीक है। और अपने गंतव्य पर 20 मिनट पहले पहुंचती है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? चलिए इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सामान्य, ठीक है। सामान्य स्थिति में जो है ना ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है, मैं डिस्टेंस को ले लेता हूं यहाँ पे क्या बोला है, तो ट्रेन यात्रा में जो लिया गया वास्तविक समय क्या है, ठीक है। डिस्टेंस को मैंने ले लिया 100 सामान्य स्थिति में, स्पीड को भी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 100 सामान्य स्थिति में। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमारा 100 है, स्पीड हमारा 100 है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना मिल गया अपने को 1। किसमें दिया, ठीक है 1 मिनट में लिखो चाहे आप सेकंड में लिखो, यहाँ पे डाटा नहीं है तो आप ये समझ सकते हो। ये सामान्य स्थिति में मैंने 100 एज्यूम करके बनाया है ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। अब देखिए हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर हमको बोला है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति ये मान लिया मैंने, माना कि था, तो सामान्य गति में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 12.5% की वृद्धि। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो उतना का उतना ही रहेगा, 100 का ये 100 ही रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड बढ़ के कितना होगा रहे इसका 112.5, क्योंकि 12.5%, तो 100 का 12.5% कितना होगा 12.5, तो 112.5। क्लियर हुआ? फिर आगे बोल रहा है तो अपने गंतव्य पर 20 मिनट पहले पहुंचती है, तो इसको कितना समय मिला है, ये अपने गंतव्य तक 20 मिनट पहले पहुंचती है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ से T1 निकाला हूं और यहाँ से मैं निकाल लेता हूं T2। क्लियर है? ये भी हुआ। तो T2 यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे बोला है ना कि 20 मिनट जो है वो पहले पहुंचती है, तो ये 20 मिनट जो पहले पहुंचेगी वो हो जाएगा T1 माइनस 20। इस T1 को जितना समय लग रहा है उससे 20 मिनट वो पहले पहुंच रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा इसको ऐसे देख लेते हैं हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। T2 निकाल लेता हूं। T2 कितना है 100, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन इशू 112.5, ये हो जाएगा आपका T2। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर T1 को 1 मिनट लग रहा है, T2 को इतना लग रहा है यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला हुआ है कि यात्रा में ट्रेन द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है, और वो कितने समय में पहुंचता है, 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके एक्चुअल टाइम से सॉल्व करेंगे तो
हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। अभी आ रहा है क्या साउंड जी आप लोगों के पास? कम हो गए बच्चे। आ गया आ गया, ठीक है। अभी देखो तो साउंड आ रहा है तो ठीक है, क्लियर आ रहा है कि नहीं, अच्छे अच्छे से आ रहा है कि नहीं, देखिए आ गया आ गया, ठीक है। ठीक, साउंड आ रहा है तो ठीक है, क्लियर आ रहा है कि नहीं, अच्छे अच्छे से आ रहा है कि नहीं, देखिए। ठीक है। ऐसी जब कुछ अच्छा करने जाओ तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे समय पे आपको घबराना नहीं है, पैनिक होके कहीं भटकना नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसे समय पे आपको शांत रहना है, ठीक है, और अपने आप को जो है ना काम रखना है, शांत रखना है, काम रखना है, कूल रखना है। धीरे से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। अगर ये समय आप निकाल लेंगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस गारंटी है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया था आप लोग का x इक्वल टू 180 मिनट। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ना। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप सभी को जो है डर लगने लग गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आया था डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी 2026 में। इस क्वेश्चन को देखकर इतना भयानक लग रहा है ये क्वेश्चन कि जैसे कि आप रात में भूत देख लिए हो, ऐसा टाइप का लग रहा है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को छोड़कर फिर आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई सब क्वेश्चन छोड़ेंगे ही तो बनाएंगे क्या? आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जो क्वेश्चन टफ है, जिस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको साइड में रखना है। ऐसे सिचुएशन में आपको शांत होके क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है कि कहां पे क्या दिया है, करेक्ट है, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है। सीधे सीधे सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप फोकस होकर सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अपने आप को शांत रखना है। चलिए बोल रहा है √7921, इसका रूट निकालना है। चलिए ठीक है, अभी इसको साइड कर देते हैं क्योंकि ये हमको अभी उतना आइडिया नहीं है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 216 और ये 3 जीरो, करेक्ट है। और यहां पर क्या बोला है, क्यूब। और क्यूब क्या होता है, जो तीन नंबर का एक जोड़ी बनता है, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो यहां पर 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 6 का क्यूब, तो 6 गया बाहर। 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो गया, 1000। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो ये बन गया आपको 60। देखो शांति से देखोगे तो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है। अगर एमसीक्यू बना हुआ है मतलब वो 1 मिनट में कम से कम सेकंड में बनेगा, तभी वो आपको दिया हुआ है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला है अनुमानित मान। अनुमानित मान का मतलब है कि लगभग लगभग ही बताना है हमको, एक्यूरेसी से कोई घंटा मतलब नहीं है, क्योंकि यहां अनुमानित बोला हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है 2025.11, तो क्यों ना यहां पे मैं इसका अनुमानित मान ले लूं, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोग कि 2025 को कैसे पता चला कि वो स्क्वायर रूट है। अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन बता दे रहा हूं, फिर उसका बताऊंगा कि वो कैसे पता चला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 25 का 5, 25 का 5, और 20 कितना होता है, 4 5 6 20, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका 45 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, 0.11 को मैंने छोड़ दिया। इंटू 256 किसका स्क्वायर होता है जी, 256 होता है 16 का। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे कितना मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना होता है, 16 5 6 80,
ठीक है, 80 के 0 हाथ में है कितना 8, और 16 चौक कितना होता है 64, 64 और 8 कितना होता है 72, 720। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो 16 पंच 80 के 0 हाथ में आया 8 और 16 चौक 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 720। यहां तक काम शांत तरीके से हमने दो आंसर निकाल लिए एकदम शांति से। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बोला हुआ है आपका, ये देखो, ये आपका फिर यहां कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, अगर मैं दशमलव हटाऊं 2 2 4, तो नीचे आपका 4 0 आ जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। अब 9 का रूट होता है 3, और 1000 10,000 जो दिया है इसका रूट कितना हो जाएगा 10,000 में 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहां से 2 0 निकलेगा बाहर, और ये आपको मिला 0.03। क्यों, क्योंकि नीचे 2 0 है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये 1 हो गया, तो एक और के लिए हमने 0 लगा दिया, तो 1 2 दशमलव, ये तो 0.02। क्लियर हुआ क्या सभी को। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, एक ये बचा है, दूसरा आपका ये बचा है। क्लियर है, तो यहां पर 1/√28 दिया, √7 का मान 2.645 दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे, तो इसको लिख सकते हो 7 × 4, 7 चौक कितना होता है 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और 4 का रूट होता है 2, और √7 बचेगा कितना √7, तो 1/2, और √7 का मान कितना दिया है 2.645, तो सीधे सीधे उसको 2.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको लिखेंगे 1/2 × 2.6, तो कितना 26 2 ने 52, तो 1/5.2 हो जाएगा, और ये हमारा 5.2 कितना होगा 10/52। क्लियर है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा जी आपको, ये आपको मिलेगा 2 पंचे 10। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो आप देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 0.10 को आप डेसिमल लगाओगे 100, तो 1 0.1 ये आ जाएगा। अब 0.03 है, 0.1, तो इसके आगे सॉल्व क्यों करना, क्योंकि हमको तो डिफरेंस पता चल ही गया है। क्लियर हुआ। अब आगे सी, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बोला है 7921, अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है √7921। जब भी आपको किसी नंबर का रूट निकालना रहता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे उस नंबर का जो 7921 है, तो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देना है, लास्ट का 2 डिजिट आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब बचा कितना यहां पे, ये लास्ट में क्या है इकाई संख्या, इसकी जो इकाई संख्या है वो है 1, तो 1 किसका किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए कौन सा वो नंबर है जिसके स्क्वायर नंबर पे जो है ना 1 आया है। यहां पे इकाई संख्या क्या है 1, तो 1 कहां पर है, 1 जो इकाई संख्या है एक यहां पर है और एक यहां पे 1 है, मतलब 1 और 9, तो इसके 2 नंबर हो जाएंगे इकाई संख्या पे, एक 1 आ जाएगा और दूसरा आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे देखिए ये जो 2 नंबर है 79, इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है 64, और इसके बाद वाला, इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64, और इसके नीचे वाला, इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है 81 का। अब इसमें क्या है, ये 64 किसका होता है, ये अब इसको मोटा मोटा हम लोग ये 0 0 ले लेते हैं, ये 64 होता है आपका 8, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो नंबर्स है वो 80 और 90 के बीच में आएगा, तो 80 और 90 के बीच में कौन सा नंबर आता है, ये 8 से स्टार्ट होगा, तो वो 81 होगा, या फिर वो क्या हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 79 है, ये जो 79 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 6400 के ज्यादा नजदीक है कि 81 के ज्यादा नजदीक है,
7921 जो है 8100 के नजदीक है। क्लियर है? इसके ज्यादा नजदीक है 8100 के, तो इसीलिए जो है हम लोग ये 89 वाला जो हमारा नंबर है ये इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा 89। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ये नहीं बनाते फिर भी आप पिछले क्वेश्चन आप आंसर ले आते, लेकिन मैं यहां पे समझा रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये नंबर इसके ज्यादा नजदीक है, इसीलिए 89 आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर अगर इसके ज्यादा नजदीक होता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। क्लियर है? तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला आपको? 89 मिल गया। ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग इसमें जाएंगे तो ये हमको कितना मिल गया? 89। वही काम आपको यहां पे करना है। ठीक है, अब यहां पे ठीक है, अब इसमें आंसर देख लेते हैं, फिर एक और चीज बता दूंगा मैं। अब इसमें बोला है कि व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम का मतलब होता है यहां पर ये होता है आपका ज्यादा से कम, ज्यादा से कम की ओर जाना है, इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। तो इस सभी में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? 720 सबसे ज्यादा दिख रहा है, और ये कौन सा है आपका? M। तो M कहां से स्टार्ट हुआ है? इन दोनों में नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन आप जो है यहां से एलिमिनेट कर देंगे। ये ऑप्शन ये कट गया, ये ऑप्शन आपका ये कट गया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पर M के बाद ये ऑप्शन हो गया यहां पर। इसके बाद सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है आपका? ये K है, ये पहले नंबर पे है, और K आपका दूसरे नंबर M के। तो किसमें M के दिया है? इन दोनों में दिया है, तो ये दूसरा नंबर हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है आपका? ये 60 है, तो ये तीसरे नंबर पे है L। M के L किस में दिया? M के L। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को जी? देखिए इस क्वेश्चन को मैं आसानी से बना के जो है आंसर दे सकता था, लेकिन मेरा मोटो है यहां पर कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर इसमें कुछ चीज नहीं पता है तो उसको कैसे बनाना है वो मैं बताना चाह रहा हूं। नोट करते चलिए एक एक चीजों को जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया है, सबका आंसर सी आ रहा है। बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो ऐप में जो लाइव जा रहा है वो भी ऐड नहीं हो रहा है क्या जी? मिलेगा मिलेगा, ये वीडियो कंटेंट में मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिल। अच्छा, वो यूट्यूब वाला बोल रहे हो, यूट्यूब में जो लाइव जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूं, देखता हूं, उनको बात करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए यहां तक हो गया। अब एक और चीज, ये 2025 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2025 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। अब यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे एक और चीज बता देता हूं कि किसी भी संख्या का, जिस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जिस नंबर के अंत में, जिस नंबर के अंत में 5 हो, जिस भी नंबर के अंत में 5 होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैंने यहां पे लिखा 25, ठीक है, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? पहला संख्या 25, 25 का स्क्वायर करोगे, यहां पे 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस 2 को एक बड़े, 2 से एक बड़ा नंबर कौन सा होता है? 2 से बड़ा 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से बड़ा 1, 3 एक बढ़ा के लिखना है, और 5 का स्क्वायर 25, तो 3 दूने 6, 625 होता है 25 का स्क्वायर। परफेक्ट है? क्लियर है? अब दूसरा देखो, अगर मैं लिखता हूं 35 का स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 25, और ये 3 से एक बड़ा नंबर कितना होता है? 3 से बड़ा होता है आपका 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 1225। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 45, 45 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको? 25, और 4
इस 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 चौक 20। क्लियर हुआ? तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जिसके अंत में 5 हो, तो 5 का स्क्वायर और उसके पहले वाले नंबर को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है। क्लियर हुआ जी? इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं, तो यहीं से मैंने पता किया था कि 2025 जो है 25 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, और 20 होता है 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 में सबसे छोटी संख्या 4, तो वहां से मुझे मिल गया 45। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज सभी का स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। इसमें सभी व्याख्याताओं का, स्कूल व्याख्याता जितने भी व्याख्याता उन सभी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे ना शुरू हो चुका है। तो इसमें से जिसका भी टेस्ट सीरीज चाहे आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, एक अधिक करते हैं। इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही क्या आज? पता नहीं वो इंग्लिश की क्लास हो रही कि नहीं, मुझे जहां होगा होगा जी, वीडियो ऐड होगा आप लोगों का, होगा। अभी 1-2 दिन हिल गया था शेड्यूल, इसीलिए शायद नहीं हुआ होगा। बाकी आपको मिल जाएगा उसका, मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, व्याख्याता टेस्ट सीरीज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए n वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो n के अंकों का योग क्या है? ठीक है, अब जब आप एलसीएम एचसीएफ मेथड पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एचसीएफ अगर बड़ी से बड़ी, जब एचसीएफ कब निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ का मतलब होता है अगर आपको बोलता है बड़ी से बड़ी, ठीक है, या फिर आपको बोलेगा लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी बोलेगा, लार्जेस्ट बोलेगा, तब हम लोग जो है ना एचसीएफ निकालते हैं। जब आपको बोलेगा एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी। जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा छोटी से छोटी, या फिर क्वेश्चन में आपको बोलेगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोलेगा, जो मतलब इस तरीके का वर्ड देता है तो एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन में हमको यह बोला हुआ है कि बड़ी से सबसे बड़ी संख्या, मतलब यहां पे कैलकुलेट क्या करना है अपने को, हमको कैलकुलेट करना है एचसीएफ। यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी को? अच्छा, अब वो तो पता नहीं है जी कि क्योंकि लिंक अगर नहीं आए हैं लाइव क्लास का तो क्या सीन है, वो तो देखिए एक बार कॉल करके मैनेजमेंट में क्या है तो। ठीक है, चलिए यहां पे ये हो गया एचसीएफ बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट संख्या और एलसीएम आपका छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट संख्या। तो क्वेश्चन में बोला है एन वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वो क्या है एचसीएफ है। यहां तक क्लियर हुआ? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ना अभी। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम लोग इन तीनों को भाग देते हैं n से, इन तीनों को पर्टिकुलरली इसको n से, इसको n से, इसको n से अगर हम लोग भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो n के अंकों का योग क्या होगा? ऐसे केस में जब आपको समान शेषफल बचा बोलेगा तब इन सभी को माइनस कर देना, इसको माइनस इससे, इसको माइनस इससे, और फिर इसको जो है माइनस कर देना किससे, इन दोनों को माइनस कर देना इससे। क्लियर है? तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4665 माइनस 1305 कितना मिलेगा, ये 3360 आ गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3360, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है वहां पे 6905 में माइनस करेंगे 4665, तो क्या मिलेगा, ये 2240। फिर उन दोनों को लास्ट में माइनस करेंगे तो हमको यहां पे कितना मिलेगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6905 में माइनस करेंगे इसको 1305, तो ये मिलेगा 0, ये 0, 9 में 3 गया तो 6, 6 में गया तो 5, इतना मिल गया अपने को। यहां से मिल गया, यहां से मिल गया। क्लियर है? देखो पेपर कितना लेंदी दिया हुआ है,
मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको क्वेश्चन कितना लेंदी दिया हुआ है। 5 5 5 सबका आंसर आ रहा है 5। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ठीक है, अब ये तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है। हमको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। मैं यहां पे लिख देता हूं एचसीएफ किसका निकालना है। ये आया है 3360। ठीक है, 3360 का एचसीएफ निकालेंगे 3360, और दूसरा है आपके पास 2240, और तीसरा है आपके पास 5600। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, अगर बड़ा नंबर दिया है तो 5600 को भाग दे दो। इसमें से किससे हम लोग ले लें, इसमें से हम लोग ले लेते हैं 3360। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं 3360। तो 3360 इससे भाग देंगे, कितने बार पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको यूक्लिड मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिड मेथड। कोई भी नंबर को तब तक भाग दो, कोई भी नंबर को तब तक भाग देना है जब तक आपको शेषफल 0 ना मिल जाए। इसमें हमको हमारा एचसीएफ मिलता है। तो ये 1 जा हो जाएगा, तो 3360 ये हो गया, ये 0, 10 में 6 गया 4, बच गया 5, 5 में 3 गया 2, और यहां पर 5, 5 में 3 गया 2। ठीक है, अब ये नंबर तो छोटा है, ये बड़ा है, तो इससे वापिस से भाग देंगे हम किसको, 3360 को। कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स में, तो 2240, तो ये जाएगा 0, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1। अब वापिस से हम लोग इससे भाग देंगे किसको, इस वाले नंबर को 2240। अब ये कितने टाइम में, 2 टाइम्स में जो है ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो 2240। तो यहां पे हमको शेषफल कैंसिल हो गया, पूरा पूरा मिल गया। तो फाइनलाइज अपने को एचसीएफ क्या मिल गया, हमको ये हमारा एचसीएफ मिल गया। क्लियर है। लेकिन अभी हमारा तो एक और नंबर बाकी है, कौन सा, हमारा जो एक और नंबर बाकी है वो कौन सा है, 2240। तो इसके साथ उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 2240 इसको भाग देंगे किससे, इससे, ये जो नंबर आया है इससे, क्योंकि 2 का पेयर हो चुका है, तीसरा पेयर बचे उसको इससे देंगे 1120। तो कितने टाइम्स में भाग जाएगा ये, 2 टाइम्स में। तो क्या हो जाएगा 2240, ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा फाइनल एचसीएफ कितना मिला अपने पास, 1120। ये आपको मिल गया एचसीएफ, फाइनल वाला आपको एचसीएफ मिल गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि n के अंकों का योग क्या है। तो जब इसके अंकों का योग करोगे तो 1 + 1 + 2 + 0, तो 2 1 3 और 1 4, दैट इज योर आंसर। 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा जी, ना कि 5 इसका आंसर होगा, बल्कि 4 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अंकों का योग बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी आशु, ठीक है जी भुवनेश्वरी, ठीक है ठीक है ठीक है। 5 5 जो बोल रहे हो ना वो अब 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सब इतना लेंदी क्वेश्चन दिया है कि आपको एक क्वेश्चन में काफी समय लग सकता है। तो अपना प्रैक्टिस आपको करना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। सभी आंसर 5 बोले थे, लेकिन आंसर क्या मिल गया आपको, 4। ठीक है, उम्मीद कुछ और किए थे और निकला कुछ और, है कि नहीं। ऐसी ही होता है एग्जाम में, हमको लगता है कि हमारा आंसर सही है, लेकिन जब आके मैच करते हैं तो पता चलता है यार ये तो गलत है। चलिए देखिए, इसमें अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए n 2 अंकों की एक संख्या है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि n 2 अंकों की एक संख्या, मैंने इसको ले लिया xy, 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 9 है। अब इसके अंक x और ये y, इसका योग कितना है, 9 है। क्लियर है। यदि संख्या में से 27 घटाया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। अब इस x y में से अगर मैं 27 को घटा दूं तो ये x y का स्थान, अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे आपका x आ जाएगा। क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है। तो संख्या n के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो ये जो 2 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें x + y 9 दिया है। अब देखो ये y कौन से स्थान पे, जैसे मैं लिखूं यहां पे एग्जाम्पल के लिए, यहां मैं बता देता हूं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने लिखा 23 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का स्थान कौन सा है, इकाई स्थान, तो 3 × 1, और 2 का स्थान कितना है, दहाई का स्थान, तो 2 × 10 ऐसा लिखेंगे। तो 2 × 10 तो 20, 3 × 1 तो 3, तो 20 धन 3 करेंगे तो 23, क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पे। तो ये y का स्थान कौन सा है, इकाई का है, तो ये y हो जाएगा। और x का स्थान कौन सा, दहाई है, तो 10 का गुणा करेंगे, इसमें × 10 हो जाएगा, इसमें × 1, तो ये 10x + y। क्लियर है, -27 इक्वल्स टू y का स्थान कौन सा है, दहाई है, तो 10y, और ये x का स्थान कौन सा है, इकाई है, तो ये x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, ये x इधर आएगा, तो 10x में x जाएगा तो 9x बचेगा, और ये 10y इधर आएगा तो -9y इक्वल्स टू 27, और यहां से 9 बाहर गया तो x - y, ठीक है, इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 27, और x - y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 3। x - y कितना मिल जाएगा आपको 3। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, दो संख्याओं का योग 9 है, लेकिन उन किसी संख्या के 2 अंकों का योग 9 है, लेकिन उन संख्या के 2 अंकों को माइनस करने पे 3 मिल रहा है आपको। ठीक है क्या, सही है क्या? ठीक है, ठीक। अब n जो है, ये जो संख्या n है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे उन दोनों को माइनस करेंगे तो 3, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी है? तो ऐसे में क्या करोगे आप, ऐसे में आप लोगे x और y है, ठीक है आपके पास, तो यहां पर हम लोग x की वैल्यू रखते हुए जाएंगे। x की जगह पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 8 और 1 9। क्लियर है? मैं 2 रखता हूं तो 7 और 2 9, क्योंकि यहां पे बोला है कि x + y = 9 होता है। ठीक है, यहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूं, 3 और ये कितना हो जाएगा 6 तो 9, 4 और ये हो जाएगा 5 तो ये 9, 5 तो ये 4 तो ये हो जाएगा 9, 6 तो ये 3 ये हो जाएगा 9, 7 2 ये हो जाएगा 9, 8 और 1 ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर है? दोनों का सम 9 आ गया, लेकिन इन दोनों को माइनस करने पे 9 आ रहा है क्या, देखो, या फिर डायरेक्ट आपको ये बनाना नहीं पड़ता, यहीं से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मैंने ये एक चीज एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये नहीं बनाना पड़ता, इन्हीं 2 से आपका आंसर आ जाता। तो फिर भी देख लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अंतर 3 है क्या, नहीं है। इन दोनों का अंतर 3 है क्या, 7 - 2 5, 3 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि x - y = 3 चाहिए। 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 में ये आ सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको अभी रख देते हैं। ठीक है, और 5 - 4 नहीं आएगा, 4 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 6 - 3 इसको अभी हम लोग चेक करेंगे। ठीक, इसको चेक करेंगे। 7 - 2 ये भी नहीं है, 8 - 1 ये भी नहीं है, क्योंकि x - y 3 है। अब ध्यान दो, 36 में एक और इक्वेशन है आपके पास, x y में अगर -27 करोगे तो yx मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आप 36 में 27 माइनस करोगे, 36 - 27, तो आपको 63 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कम करने पे ये कहां से मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 63 इट इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या? ये टफ क्वेश्चन है जो कि इसमें दे दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी, 63। अब देखो n जो है 9 का एक गुणज है। क्लियर है? क्योंकि x y अपने को क्या मिला, यहां पे हमको मिला है x y, ये हमको इधर लिख देते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, ये कितना मिला है अपने को, 63। कहां मिल गया, ये 63 मिल गया नंबर, तो x y = हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर 63, ये हमारा आंसर है। अब ये 63 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, मतलब 9 से भाग जा रहा है। क्लियर है?
7 63, 9 7 63, तो ये तो सही है। फिर दूसरे केस में यहाँ पे बोला हुआ है ये सही हो गया। फिर n एक अभाज्य संख्या है, तो देखो यहाँ पे ये 63 अभाज्य संख्या है क्या, किसी और नंबर से भाग नहीं जाएगा, जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब n के अंकों का गुणनफल 18 है, तो n कितना है, इसमें 6 और 3 इन दोनों का गुणा करो, 6 18 मिल रहा है, तो ये भी सही है आपका, क्लियर है। अब बोला n 50 से बड़ा है, बिल्कुल सही, n हमारा 63 है तो 50 से तो ये बड़ा हुआ, तो ये भी आपका सही हुआ। तो सही विकल्प कौन सा हुआ, जे एल एम जो है आपके सही विकल्प हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन में कहा है जे एल एम, जे एल एम, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गंदे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपको मेथड पता है, सही तरीके से आपने सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चंस आपने बनाए हुए हैं, तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स जो है ना बोरिंग लगता है, पर उसका हर एक चीज जो है मेथड, इक्वेशन सभी आपको पता रहेगा, तभी आप जो है ना बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। इसमें मैंने ये वाला पोर्शन मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया, आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, इन्हीं दो से जो है ये दो का यूज करते और ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते तो आपको आंसर मिल जाता। क्लियर हुआ, ठीक है जी, चलिए बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है, सबका आंसर क्या आया जी इसमें, जे के एल एम, बी आया कि नहीं, सी, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कैसे सी डी नहीं आएगा जी, बी आएगा। कहां हैं आप, किस दुनिया में हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 16, 26 एवं 40 में क्रमशः जोड़ने पर वह सतत समानुपात में हो जाता है, सतत समानुपात में हो जाता है। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। समानुपात का मतलब यहां पे ये बोल रहा है आपको कि अगर मैं यहां पे लिखूं 60:26:40, अभी ये किस में है, अभी ये अनुपात में है, अभी ये किस में है, अनुपात में है। और इसको जब समानुपात में जोड़ने हैं, क्रमशः जोड़ने पर मैं कौन सी संख्या, मैं उस संख्या को मैं क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं, ठीक है। x जोड़ने पर क्रमशः बोला है, मतलब सभी में जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 16 + x, रेशियो ये हो जाएगा 26 + x। अब ये प्रोपोर्शन का साइन लगेगा, समानुपात का साइन लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। और ऐसे केस में जब आप समानुपात में 4 टर्म होते हैं, यहां पे 1 2 3 टर्म है, और जब आपके पास 3 टर्म है और समानुपात में 4 टर्म होते हैं, तो 3 को 4 बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला जो टर्म है, ये बीच वाला जो टर्म है उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे, तो 26 + x ये वापिस से हो जाएगा। क्लियर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो 40 + x। यहां तक क्लियर है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि ये रेशियो अनुपात का मतलब होता है बटा, डिवीजन, तो 16 x डिवाइडेड बाई 26 x, और ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू समानुपात, तो ये हो जाएगा आपके पास 26 x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 40 x। अब इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। LHS = RHS लिया, जिससे आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए देखिए इसमें अभी आप क्या यूज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली जो क्वेश्चंस पेपर में करा रहा हूं, ये देखो आपको पता चलना चाहिए, यहां से आपको सीखना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है, कैसे कैसे MCQ आ रहे हैं। ऐसे 2-4 MCQ मिल गया ना और आपने नहीं पढ़ा हुआ है ठीक से, तो लग जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी अभी फिलहाल करंट में ही हुआ पेपर है ये, ठीक है। तो अच्छे से लगने से बचने के लिए हमको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब जब हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, तो मान लो मैं यहाँ पे c की जगह पे 9 यूज करता हूं, तो x की जगह पे मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, x की जगह पे मैंने रखा 9, तो जब मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा ये 25,
और 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 35। 26 प्लस 9 वापिस से ये 35 और 40 और 9 हो जाएगा 49। कट करो कितना आ रहा है, ये आएगा 5 5 25, 5 7 35, 7 5 35, 7 7 49, 5/7 इधर आ गया, 5/7 इधर आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इन सभी को 1 बाय 1 आपको रख के चेक करना है, पर मैंने 9 को ही क्यों रखा, क्यों? क्योंकि 18 12 और 9 में सबसे छोटा नंबर 9 है, मुझे वो इजी पड़ता, इसीलिए मैंने सबसे पहले रख लिया। आप चाहो तो किसी को भी पहले रख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 9 बढ़िया जुरू जी, बढ़िया 9 आएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया, सही है, सही जा रहे हो आप लोग, एकदम सही है, 9 आ रहा है आंसर। ठीक है, समानुपात बोलते हैं उसको। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपके पास क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये है आपके पास लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, जो आपके पास जो है ना इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। 9 इसको बताइए तो इसमें आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको कोई कोड बनाना रहता है, तो कोड बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लोग ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं ओ से ए, और अगर एक लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा, किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको रेखा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किरण बोलेंगे। क्यों किरण बोलेंगे, क्योंकि एक साइड ये फिक्स है और एक साइड अनंत है, इसीलिए किरण है। तो एक किरण खींचते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, ओ ए खींचेंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, किरण ओ ए खींचना है, सबसे पहला काम वो हो गया। तो किरण ओ ए खींचो, कहां पर दिया है, एल कहां पे दिया है जी, इन दोनों में एल दिया है, इसमें नहीं दिया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन को पहले करो एलिमिनेट, इन दोनों ऑप्शन को पहले करिए एलिमिनेट। ठीक है, अब ये 2 बचा है आपके पास, तो एल के बाद या तो के आएगा या फिर एम आएगा। तो देखो के में क्या दिया, ओ को केंद्र मानकर, ये ओ है, ओ को केंद्र मानकर चाप खींचना है। ठीक है, फिर या फिर बोल सकते एम, बी को केंद्र मानकर सामान्य त्रिज्या से चाप खींचना है। तो भाई जब यहां पे हमारे पास तो एम है ही नहीं, बी पॉइंट है ही नहीं, तो एम को कैसे ले सकते। अब देखो कैसे चेक करना है, मान लो आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि ओ ए को खींचना है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अब ऑप्शन में जाओ, दोनों में कॉमन एल है, एल ले लिया, दूसरे नंबर पे के है और यहां पर दूसरे नंबर पे एम है। तो इन दोनों को पढ़ो आप, इन दोनों में आपको क्या लग रहा है। पहले हम लोग पढ़ते हैं के को। के में क्या बोला है, ओ को केंद्र मानकर चाप खींचना है। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर चाप खींचना है, ये हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एम, एम को पढ़ेंगे। एम क्या बोल रहा है, एम बोल रहा है कि बी को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से चाप खींचना है। भाई यहां पर तो बी पॉइंट है ही नहीं, तो चाप कहां से खींचे। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर एम, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं होगा, मतलब ये दूसरे नंबर पे ये नहीं आ सकता, क्योंकि बी को केंद्र मानकर, तो यहां तो बी है ही नहीं, तो केंद्र कहां से मानेंगे, बल्कि ओ को केंद्र मानकर ये आ जाएगा पहला और ये आ जाएगा दूसरा। हमने इन दोनों से उसको एलिमिनेट किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ ना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने ऑप्शन से तो एलिमिनेट कर लिया। क्लियर है, ऑप्शन में पहला पहले चेक करो, फिर दूसरे नंबर में जो 2 एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से दूसरा ऑप्शन क्या है, एम और के। बस उन्हीं में, एम और के में ही आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। बाकी को तो छोड़ देना है, क्योंकि हमको उसको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, तो विवेक का इस्तेमाल करके के और एम में क्या होगा ये सेलेक्ट करना है, वो आपका आंसर है। इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कूट वाले क्वेश्चन।
चलिए देखिए, अब ओ एक किरण खींचेंगे, फिर ओ को केंद्र मानकर चाप खींचना है, यहां से एक चाप खींचेगा इधर, और उसके बाद क्या बोला है वहां पर ओ और प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाना है। ठीक है, यहां पे एक चाप खींचेंगे ऐसे करके तो ये मिलेगा। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाएंगे तो पॉइंट आपको यहां पे बी मिलेगा, चाप और किरण पर बिंदु बी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, इसको यहां से कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना जब इतना में ही आपका काम हो रहा है। तो क्लियर है जी सभी को? ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए एलिमिनेट करने के लिए अब सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है। अब वापिस से मैं वही बोलना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को देख के इतना डरावना लग रहा है कि मैं एग्जाम में रहता तो मैं खुद ही छोड़ देता इस क्वेश्चन को, कि मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, बाद में बनाऊंगा, देखा जाएगा जो होगा। या फिर कोई भी रहता जेन्युइन कि यहां पे इस क्वेश्चन को देखता तो वो छोड़ ही देता। पर ये क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू में बना है, मतलब वो जो है ना 1 मिनट के अंदर बनना पॉसिबल है, तभी वो एमसीक्यू में दे रहा है, नहीं तो वो आपको एमसीक्यू में नहीं देता। ठीक है जी, चलिए देखिए यहां पे ध्यान से देखिए ये, अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये हिंदी इंग्लिश, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहां पे बोला है कि 547.527 बराबर x है, तो इसका मान किसके बराबर है बोला है। तो इसमें से उसने क्या किया, सिर्फ दशमलव को हटाया है। किसको हटाया है? दशमलव को हटाया है। बाकी देखो 5 4 7 5 2 7, 5 4 7 5 2 7, 8 2 8 2, ऊपर नीचे दोनों सेम है, दशमलव हटाए। मतलब जब इसका मान x है तो इसका भी मान x के टर्म में आएगा, x के टर्म में आएगा। क्लियर है? क्योंकि सारी संख्याएं वही है, बस दशमलव हटी है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो x के टर्म में है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? थर्ड। क्लियर हुआ ये? अब देखिएगा a का 3 इन चारों में से किस में दिया है। अब यहां पे आपको पता चल रहा है कि a का 3 दिया है a में और d में, तो ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट, ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट। क्लियर हुआ? अब इसमें हम लोग देखो a का 3 हमने यहां बना लिया, a का 3 हमने यहां बना लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सेकंड नंबर पे b का 1 है और सेकंड नंबर पे b का 4 है। तो b का जो या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। तो b का 1 या फिर b का 4। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेम चीज है ना दोस्त, सेम चीज है। 2994 भागित 14.5। जब उसने क्या क्या है 1 से, जब इसका मान 172 है तो इसका मान उसने पूछा हुआ है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो 2994 है, यहां पर भी 2994 है, बस यहां पे एक दशमलव लग गया है, बाकी सारी संख्याएं यहां पे सेम है। यहां पे 14.5 है और यहां पर 1.45 है, मतलब सब सेम है, बस दशमलव आगे पीछे। तो इसका भी मान जो है 172 ही होगा, बस उसमें दशमलव आगे पीछे होगा। तो 172 वाला ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से 172 वाला ऑप्शन आपका ये है। तो बी का क्या मिल गया? 1। तो बी का 1 इसमें है, इसमें आपका बी का 1 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। इस तरीके से जो है हम लोग एलिमिनेट करते हैं कूट वाले क्वेश्चंस को। बस थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होनी चाहिए, और कैसे एलिमिनेट करना है देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको। इसको आप देखिए बेहतर तरीके से। 4 में से 2 हम लोग कट कर दे रहे हैं और 2 में से और 2 कट कर दे रहे हैं, हो गया आंसर। समय बचाना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में हमको कम समय में जल्दी सॉल्व करना रहता है, तो बस हमको आंसर लेकर आना है एग्जाम में। और कैसे एलिमिनेट करना है ये है, लेकिन सीखना है अपने को सभी को बनाने के लिए। यहां पर एग्जाम में कम से कम जितना जल्दी एलिमिनेट करके बनाओ वही बेहतर होता है कूट वाले क्वेश्चन में। एलिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कूट वाले क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, ए
ए आंसर। ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब ने आपने सही, सभी ने बढ़िया सॉल्व किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको टाइम लग रहा होगा जरूरी, पर थोड़ा जल्दी करते हैं, वाकई में हमारे पास समय भी नहीं है। अब देखो x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है, और यहां पर x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? तो मैं यहां पर 1/x निकाल दूं पहले, कहां बता दूं मैं अलग से बता दे रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू है 3 प्लस 2√2, तो मैं यहां पे अगर लिखूं x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और 1/x इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 2√2। क्लियर है? लेकिन यहां पर हर में डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है। जब भी हर में डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं परिमेयकरण। क्या करते हैं जी? परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण कैसे करते हैं? गुणा, ये जो साइन है बीच में प्लस, उसको माइनस करके ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से, तो 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई करो। देखो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से आपको फॉर्मूला मिलेगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है जी सभी को? ठीक है, तो ये 3 है, a की जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, यहां माइनस और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8, तो क्या मिल गया 3 माइनस 2√2, ये 1/x का वैल्यू। क्लियर है? और हमको किसका मान चाहिए था? हमको मान चाहिए था यहां पे x प्लस 1/x का। x है 3 प्लस 2√2 और यहां पर 1/x आया 3 माइनस 2√2, तो प्लस 3 माइनस 2√2। तो यहां पे क्या क्या कटेगा जी? यहां पे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 और 3 कितना बच गया 6, तो x प्लस 1/x कितना मिल गया आपको 6। इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन में और इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहां पे 6 है, मतलब ये सही है। 4√2 6 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन में चलिए, के गलत हो गया, तो जिसमें जिसमें ऑप्शन में के है उसको हटा दो। इसमें क्या है, ये कट गया आपका, इसमें के दिया नहीं दिया है। अब जे सही है, जे सही है, तो जिसमें जे नहीं है उसको हटा दो। जे सही हुआ ना, तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा दो। जे इसमें नहीं है तो ये हट गया आपका, बच्चा क्या ये। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जे तो सही है, दोनों में क्लियर है। अब सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है आपको? आपको चेक करना है एल को, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या है एल, तो सिर्फ चेक करेंगे हम किसको, एल को। तो एल वाला देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे 2 दिया, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ठीक है, इसको अच्छा ये स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, √2 + 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला मिलेगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा 2 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 + 2√2, बीच में प्लस साइन है। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा -2√2। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बन गया 2 1 3 और ये 3 6 आ गया। मतलब यहां पर एल भी क्या है आपका सही है, तो जे और एल दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ क्या सभी को? इस तरीके से जो है कूट वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़िया, सही आंसर है। रिप्लाई देते रहा कीजिएगा, एक्टिव रहिए, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, एकदम सही, सबके सब सही आंसर दिए हो। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे चेक करने, समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समय ज्यादा लग रहा है, पर ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि मुझे ज्यादा समय लगेगा, आपको ज्यादा समय लगेगा, ऐसा नहीं, सबको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप सॉल्व करके प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आप जो है कम से कम समय में जो है ना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और जिसका सब्जेक्टिव नॉलेज बेहतर है, सब्जेक्टिव मार्क्स बेहतर है,
उसी का सिलेक्शन होगा दोस्त। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं जल्द से जल्द, समय कम है अपने पास, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है कि नीचे दी दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 132 है। देखो दो अंकों की एक संख्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 132। तो मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं, दो अंक मैंने एक्स वाई ले लिया, अब उसको बदल दिया मैं तो ये वाई एक्स हो गया। एक्स वाई को मैंने बदल के क्या लिख दिया, वाई एक्स। वापिस से सेम क्वेश्चन आ गया कि बदलने पर बनी संख्या का योग कितना है, 132 है। क्लियर है। तो मूल संख्या के अंकों का योग 12 होना चाहिए, मूल संख्या के अंकों का योग 12 होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, ये x कौन सा इकाई नंबर पे है तो मैं x लिखूंगा, y दहाई पे है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 10y। ये y x इकाई पे है तो मैं इसको y लिखूंगा, ये दहाई पे है तो मैं इसको लिखूंगा 10x। सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 132, इधर आ गया 132 इधर। अब 11 बाहर जाएगा तो x प्लस वाई, तो 11 12 132। तो x प्लस वाई कितना मिल गया आपको, 12। मूल संख्या के अंकों का योग, मूल संख्या आपका क्या है, x y है, x प्लस वाई का अंकों का योग कितना आ गया आपको, मिल गया 12। क्लियर है। अब तो पहला वाला कथन सही है। क्लियर है। कारण किसी भी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। 132 11 से भी भाग गया, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए 10 मिनट बस हम लोग और देखेंगे, फिर आप लोग की क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन बस है, फिर हो गया। किसी त्रिभुज, देखो त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इसके भी क्वेश्चन दे दिए हैं। निम्न गुण होते हैं, उसके गुण को जो है ना कूट में चेंज कर दिया है। कैसे उसके गुण को जो है कूट वाले क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, देखो इसको ध्यान से, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या ये सही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग किसी चतुर्भुज बोला है ना, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके सम्मुख कोण ए है, ए और बी। मैं यहां पे x और y ले लेता हूं, तो x प्लस y, इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। बोला है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। ये चतुर्भुज कौन सा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या ये सही है, बताइए मुझे। जी नहीं, ये हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता दोस्त, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज हमेशा नहीं होता है। ये हमेशा किस में होता है, जब हम लोग जब हम लोग जो है ना साइक्लिक देखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज देखते हैं। एक सर्कल के अंतर्गत अगर हम लोग चतुर्भुज देखेंगे तो इन चतुर्भुज का, इस सर्कल के अंदर अगर चतुर्भुज है तो इन चतुर्भुज के अपोजिट कोण जो हैं ए बी सी डी, तो मैं कोण ए ले लूं प्लस कोण सी ले लूं तो ये 180 होगा। ये कोण बी कोण डी, तो कोण बी ले लूं कोण डी ले लूं तो इनका सम जो है 180 होगा, और ये हमेशा होता है। ठीक है, ये हमेशा होता है और ये ऐसा नहीं होता समचतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सर्कुलर चतुर्भुज में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ। इसलिए जो है आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी, पहले वाली प्रॉपर्टी, ये गलत है। तो ये गलत है तो ऑप्शन हम देखो कैसे एलिमिनेट करना है। जे गलत है मतलब जिस ऑप्शन में जे होगा उसको खत्म कर दो। बताइए कौन से ऑप्शन में जे है,
जे इसमें है तो ये कट गया आपका, और जे इसमें है तो ये कट गया आपका, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो के एम बचा है और हाँ के एल एम, तीनों को अब चेक करना पड़ेगा, बाकी तीन चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो क्या बोला, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर ये वृत्त है, यहां पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सरफेस पे, तो इनके आर्क पे जो कोण बनता है, ये यहां से मैं ले लेता हूं, यहां से यहां पे इस आर्क पे जो भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर होंगे। इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूं, यहां से इस पॉइंट से होकर इस आर्क पे जो कोण बनेगा, यहां से ये कोण ले लो, अगर ये थीटा है तो यहां से वापिस ये कोण जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस आर्क पे जो भी कोण बनेगा वो सभी बराबर होंगे, चाहे इस आर्क पे जो कोण बने वो आपस में सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे ये क्या है, के सही है। तो किसमें किसमें के है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, ठीक है। तो दूसरा चेक करना पड़ेगा एल, ठीक है। मैं सर्वांगसम वाला है तो इसको पहले नहीं, इसको पहले बता देता हूं। किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, बिल्कुल सही। आपको मैंने जब त्रिभुज पढ़ाया हुआ है तो त्रिभुज को मैं पढ़ाते हुए ऑलरेडी बताया हुआ था कि यहां पे त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भुजा को आगे बढ़ा दिया, बीसी भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बनेगा, यहां पे मैं ले लेता हूं ए बी सी डी, इसको मैं ले लेता हूं डी, और ये जो कोण है थीटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, बाह्य कोण। तो ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण है वो अंदर के, ये दोनों अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा, ये अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, क्लियर है। तो कोण ए प्लस कोण बी, ये अंतः कोण है ना, यहां पे मैं यहां पे कोई एंगल ले लेता हूं थीटा, अच्छा यहां थीटा ले लिया तो मैं x ले लेता हूं, यहां पे मैं y ले लेता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कोण x प्लस कोण y इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ये थीटा मिलेगा। और ये x और y ये दोनों कौन है, x और y आपका क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है, और थीटा आपका क्या है, बाह्य कोण है। तो ये जो बाह्य कोण होता है, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ाया हुआ है कि ये जो बाह्य कोण है वो त्रिभुज के उसके अपोजिट दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, सही है। तो एम भी क्या है, सही है जी। चलिए बताइए तो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें एम है, तो एम तो इसमें भी है, एम इसमें भी है, तो के सही हुआ, एम सही हुआ, तो एल को चेक करना ही पड़ेगा। तो एल किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यह भी सही है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी, तो इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है, ये इसके जो विकर्ण ये आपके विकर्ण हो जाएंगे। तो अगर ये ए है तो अच्छा मैं एक्स वाई ले लेता हूं, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में ये x है तो ये x हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा, दोनों के लिए विकर्ण क्या है, समान है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज यहां पे बन गया, कौन सा बन गया त्रिभुज, ये B है ना, मैं बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, और ये वाला त्रिभुज बी ए डी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज बी ए डी बाई सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह हो जाता है जी, ये सर्वांगसम होंगे। कैसे सर्वांगसम होंगे, बाई देखो तीनों साइड इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों में इक्वल है। तो बाई ट्रिपल एस रूल से तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, जिस भी दो त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं वो सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दी हुई हैं, और इन्हीं सब प्रॉपर्टी को उसने कूट के रूप में दिया हुआ है। अगर आप ये प्रॉपर्टी पहले से पढ़े हुए हैं, आपको याद है, तो आप जो है आंसर सही तरीके से बता पाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर आज का कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें बोला है कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, तब A इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी होता है। क्या ये सही है? ऐसे केस में जब आपको A देता है, A B प्रोपोर्शन C रेशियो D होता है, तो ऐसे में प्रोपोर्शन में शॉर्टकट होता है हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का इधर से मल्टीप्लीकेशन। तो A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया, B इंटू डी दिया है। इसका मतलब ये कि ये जो कथन है आपका, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी अनुपात में, अब देखो ये क्या है, A और D क्या है, और तो अंतिम अनुपात है। ठीक है, अंतिम पद का, अंतिम नहीं बोलना चाहिए, अंतिम नहीं, हाँ ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं अंतिम पदों का गुणनफल, अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। मध्य पदों का गुणनफल होता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, मध्य पदों का गुणनफल होता है। क्लियर है? तो यहां पे बोला है किसी अनुपात में मध्यों का गुणनफल, ठीक है, चरम बिंदु मतलब अंतिम बिंदुओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो कहां पर दिया है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, डी 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 डी, ठीक है जी, बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, शायद और है कि नहीं, देख लेते हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चन बचे अभी भी, 15 क्वेश्चन तक है, 12 मैंने बता दिया है, ये 13वां है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। फटाफट देखेंगे यहां पे, बताइए तो फटाफट देखेंगे, 3 क्वेश्चन बस बचा हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो फटाफट देखेंगे जी हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे क्या बोला है कि एक खिलौना व्यापारी गेंदों की कीमतों पर 25% छूट की घोषणा करता है। ठीक है, गेंदों की कीमतों पर बोला है कि उसकी कीमत पर 25% की छूट देता है। ठीक है, कीमत पर यदि किसी को 40 रुपए की छूट प्राप्त करनी है, ठीक है, उसे 32 रुपए की कीमत वाली कितनी गेंदें खरीदनी चाहिए। ठीक है, कीमत कितना है उसके पास, जो कीमत है वो है आपके पास 32 रुपए एक गेंद की कीमत। ठीक है, एक खिलौना लिख देता हूं मैं, एक खिलौने की कीमत कितनी है, खिलौने की कीमत है 32 रुपए, इसमें 25% का छूट है, मतलब 25% का इसमें छूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32 का 75%, मतलब 25% का छूट है तो कितना हो गया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4 8 32, 8 तिया 24। तो एक खिलौने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक खिलौने का कॉस्ट हो जाएगा 24 रुपए 40% छूट के साथ। अब उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, किसी को 40 रुपए जो है छूट प्राप्त करनी है, तो एक खिलौने में उसने 8 रुपए छूट प्राप्त किया। ठीक है, तो उसको 40 रुपए छूट प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, एक खिलौने पे कॉस्ट कितना है 8 रुपए, तो इसको 40 बनाने के लिए कितना खिलौने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये छूट है। ठीक है, एक का 8 है, इसको 40 बनाने के लिए हम लोग यहां पर जो है ना 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 5 का, तो 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 40 रुपए, तो ये आपका खिलौना है। ठीक है, टोटल कितना खिलौना चाहिए होगा 5, जिसपे 40 रुपए उसको छूट प्राप्त करना होगा, और कितने गेंद खरीदनी चाहिए। ठीक है, छूट कितने का मिल रहा है यहां पर आपको, 8 रुपए का छूट मिल रहा है। यहां से पता चला ना, एक खिलौना 24 रुपए का है और छूट कितने का मिल रहा है, छूट मिल रहा है आपको 8 रुपए का, और कितना छूट चाहिए उसको 40 रुपए का, तो इस 8 को 40 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 5 खिलौना खरीदेंगे तो 40 रुपए का छूट मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई है, एक और 2 क्वेश्चन बचे हुए, कठिन क्वेश्चन सब बचे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये सब।
ठीक है, ये दो इतना ही देख लेते हैं क्योंकि इसके आगे जो है ना अभी समय नहीं है, दूसरी क्लासेस हैं, तो इतना क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। बाकी जो दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, वो दोनों जो है मैं आपको रील के माध्यम से जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, या फिर दूसरी क्लास में हम लोग जो है उन दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में अभी हाल ही में आए हुए थे, तो आप इन पैटर्न को, इन क्वेश्चंस के लेवल को देखिए, परखिए, जांचिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कितने पानी में हो, आपका प्रिपरेशन कितना है, ताकि आप जो है अपने पढ़ाई को बेहतर कर सको, प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। और आज जितना भी क्वेश्चंस मैंने कराया उस क्वेश्चन को वापस से आप घर पे जाके बना के देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया एकदम तेजी बनाए रखिए। बहुत यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।